नमस्कार मित्रों, एक नई क्लास में आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं। आज जिस चैप्टर की हम बात करने जा रहे हैं, ये चैप्टर यद्यपि छोटा है परंतु बहुत कारगर है और बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में लिंग से संबंधित बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज हम लिंग, एक चैप्टर जो हमारा हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसकी बात करेंगे। देखिए, आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है लिंग, जिसे अंग्रेजी में जेंडर कहा जाता है। जेंडर, वैसे ये चैप्टर जो है, कई किताबों में हम इनके नियमों के बारे में बात करते हैं, लिंग के नियमों के बारे में बात करते हैं, लेकिन नियमों से अधिक लिंग का चैप्टर जो है वो समझ का विषय है, विवेक का विषय है। इसीलिए अपनी विवेक शक्ति को जागृत कीजिए और लिंग चैप्टर को समझने का प्रयास कीजिए। आइए जुड़ जाइए हमारी इस क्लास से। बहुत महत्वपूर्ण और मजेदार क्लास होने वाली है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा क्लास का वो रहेगा लिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं लिंग किसे कहते हैं, लिंग शब्द का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और लिंग जो चैप्टर है उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि हमारा प्रश्न जो है वो बिल्कुल सही हो, गलत ना हो। तो देखिए, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है जो लिंग, उसका शाब्दिक अर्थ होता है, याद रखना, चिन्ह। ये लीजिए, लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। अब जिन शब्द चिन्हों से, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें, तो वे शब्द चिन्ह मैं यहां पे नोट कर देता हूं। वे शब्द चिन्ह, चूंकि लिंग का मतलब चिन्ह ही होता है, इसलिए वे शब्द चिन्ह जिनसे पुरुष जाति तथा स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, वे लिंग कहलाते हैं। वे लिंग कहलाते हैं। ये इसकी व्याकरण में जो डेफिनेशन बताई गई है वो यही डेफिनेशन है। वे शब्द चिन्ह जिनसे पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध होता है वे लिंग कहलाते हैं। अर्थात लिंग से हमें ये ज्ञात होता है कि अमुक शब्द जो है वो पुरुष जाति का बोध करवा रहा है अथवा स्त्री जाति का बोध करवा रहा है। हिंदी में जाति, अर्थात अगर मैं ये कहूं कि लिंग के प्रकार दो माने गए हैं, क्योंकि एक पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। इस अगर आधार को हम ध्यान रखें और लिंग के प्रकारों को डिसाइड करें, लिंग के प्रकार डिसाइड करें, तो हिंदी में लिंग के प्रकार हो गए दो। अब चूंकि जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो कहलाएंगे पुल्लिंग, और जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वो कहलाएंगे स्त्रीलिंग। संस्कृत में लिंग के 3 प्रकार होते हैं। वहां पर लिंग का एक और प्रकार होता है जिसका नाम है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग ये संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। हिंदी में लिंग के 2 ही प्रकार माने गए हैं। अब देखिए, समस्या कहां आती है। समस्या ये आती है कि हिंदी की जो शब्दावली है वो संस्कृत से आई है, संस्कृत से विकास करते हुए आई है। आप सब लोग जानते हैं वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत बाद में लौकिक संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत बाद में पाली आई, पाली बाद में प्राकृत आई, प्राकृत बाद में अपभ्रंश आई, अपभ्रंश बाद में हिंदी आई। तो संस्कृत के जो शब्द थे वो हिंदी में आए हैं, समाविष्ट हैं। अब जो शब्द नपुंसक लिंग में थे, जो शब्द नपुंसक लिंग में थे वो कहां गए, क्योंकि हिंदी में तो नपुंसक लिंग है ही नहीं, वहां तो लिंग के 2 ही प्रकार है। तो ये जो इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में जो शब्द थे, वो कुछ शब्द अपने प्रयोग से, अपने आकार से, अपने विशेषताओं से पुल्लिंग में समाहित हो गए या फिर स्त्रीलिंग में समाहित हो गए। वो शब्द समस्या पैदा करते हैं कि कौन कौन से शब्द पुल्लिंग में समाहित हो गए और कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग में समाहित हो गए। इसीलिए लिंग का जो चैप्टर है थोड़ा सा जटिल है, परंतु इसे अपनी विवेक शक्ति से हम बहुत सरल बना सकते हैं। जरूरत है केवल अभ्यास की और परिश्रम की। चलिए, तो हम बात करते हैं लिंग के प्रकार की। तो लिंग के प्रकार में हमने सबसे पहले बात की थी पुल्लिंग। ये लीजिए जी, पुल्लिंग। सीधी सी बात है, पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, पुरुष जाति का
बोध कराने वाले शब्द। और नंबर 2 स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, अब ये स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द। अब देखिएगा, इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि भाई फला 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 जो शब्द वो पुरुष जाति में का बोध कराते हैं इसलिए पुल्लिंग होंगे, या जिस प्रकार से नदी है, चिड़िया है, पुस्तक है, ये शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं तो वो स्त्रीलिंग हो। बस हमारा विवेक काम करना चाहिए, हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है वो एकदम तीक्ष्ण होनी चाहिए। हम आराम से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का भेद कर सकते हैं। आइए थोड़ी सी सामान्य चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद में इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। अब भाई पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, तो पुरुष जाति की क्या विशेषता होती है, और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द तो स्त्री जाति का कि क्या लक्षण होते हैं, क्या इनकी विशेषता होती है। आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैं अपने अनुभव से बताता हूं। सामान्य बात अगर हम करते हैं तो जो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, उनके क्या लक्षण हो सकते हैं, वो कैसे होते हैं? तो एक सामान्य अगर हम बात करें तो उनमें आकारगत दीर्घता होती है। आकारगत दीर्घता होती है। आकारगत दीर्घता का मतलब जैसे कोई शब्द है जो पुरुष जाति का बोध कराता है, मीन्स पुल्लिंग है, अगर हम उसकी कल्पना करते हैं, उसका एक कल्पना हमारे दिमाग में बनाते हैं, एक उसके बारे में इमेजिन करते हैं, तो देखिए हमें लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द आकार में क्या होगा, उसकी संरचना कैसी होगी, बड़ी होगी, विशाल हो सकती है, दीर्घ हो सकती है ना। इसी प्रकार से यहां हम लिख लेते हैं स्त्री जाति का बोध कराने वाला शब्द। वो कैसे होते हैं? तो उनमें क्या होता है? उनमें होता है आकारगत लघुता। आप स्त्री जाति का कोई भी बोध कराने वाला शब्द अगर आप उसकी कल्पना करोगे तो आपको प्रतीत होगा उनमें आकारगत लघुता की विशेषता होती है। जैसे हम बात करते हैं गाय। आप जब गाय की एक कल्पना करते हो कि गाय कैसी होती है, तो हमारे दिमाग में गाय मतलब उसमें आकारगत लघुता है, मतलब उसका जो संरचना है, शारीरिक संरचना है, वो लघु है, छोटापन है उसमें। जबकि हम गाय की तुलना में बैल की कल्पना करते हैं, तो बैल की जब आप कल्पना करोगे तो आपको प्रतीत होगा, आपको उसकी कल्पना होगी कि विशालकाय, बड़े बड़े सींग, हष्ट पुष्ट, मोटा ताजा, वो वाली स्थिति। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द आकारगत दीर्घता रखते हैं, जबकि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द जो वो आकारगत लघुता रखते हैं। दूसरी बात, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द अगर हम उनकी आवाज की कल्पना करें तो उनकी आवाज कैसी हो सकती है? कर्कश। उनमें उनकी आवाज में एक कर्कशता होती है, एक खराश होती है उनकी आवाज में। जबकि स्त्री जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उनके विषय में अगर हम कल्पना करें तो उनकी आवाज कैसी होती है, उनकी वॉइस कैसी होती है? मधुर, कर्णप्रिय। अगर हम बात करें इनके शरीर में किस प्रकार की विशेषता हो सकती है, तो ये मजबूत होते हैं। जबकि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द अगर हम बात करें, ये थोड़े कमजोर होते हैं। कमजोर का मतलब यूं मत समझना, कमजोर का मतलब ये है कि उनमें पुरुषों की तुलना में काम करने की जो शक्ति होती है वो सामान्य रूप से कम होती है। भारी भरकम काम पुरुष कर सकते हैं, जो वजनदार काम होते हैं, स्ट्रेस वाले काम होते हैं, या जिनमें खूब मेहनत करनी पड़ती है वो काम। यद्यपि मैं ये नहीं कहता, मैं किसी भी दृष्टि से स्त्रियों को पुरुष की तुलना में कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन सामान्य रूप से आमतौर पर जब हम बात करते हैं तो जो स्त्रियां होती है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, वो कोमलता होती है उनमें, नाजुकता होती है उनमें। इसलिए वो भारी भरकम काम, मजबूत काम जो होते हैं, जिनमें काफी संघर्ष होता है, जिनमें काफी परिश्रम करना, वो सामान्य रूप से वो नहीं करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि वो कर ही नहीं सकते, सामान्य रूप से, इस बात को आप समझिएगा। तो वो उनकी शारीरिक संरचना में थोड़ी सी कमजोरी सी होती है,
क्योंकि उनका शारीरिक ढांचा ईश्वर ने इस प्रकार से बनाया है। तो वो और पुरुष मजबूत होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं। तो ये सारी चीजें अपने को देखनी होगी। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द आकारगत दीर्घता को, कर्कशता को, मजबूत, और साथ ही उनमें क्या होता है, वो रफ एंड टफ होते हैं, रफ एंड टफ होते हैं। जबकि स्त्री जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उनके विषय में अगर हम कल्पना करें तो उनमें क्या होती है, नाजुकता होती है, कोमलता होती है, कोमलता होती है, ये मान लीजिए। तो ये अपना विवेक थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे तो पुल्लिंग शब्दों को और स्त्रीलिंग शब्दों को छांटने में, उनको चयन करने में हमारे लिए सुविधा हो जाएगी। ठीक है, ये एक सामान्य बात थी। अब आगे बात करते हैं लिंग से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। लिंग से, और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, लिंग से जो संबंधित प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से। तो पहली बात तो हमें सीखना होगा लिंग का निर्धारण, और दूसरा हमें सीखना होगा लिंग का परिवर्तन। ये दो बातें अपने को ध्यान में रखनी है। जब हम लिंग चैप्टर पढ़ते हैं तो ये दो बातें अपने को अच्छे से आ जानी चाहिए। एक तो लिंग का निर्धारण करना कि अमुक शब्द में पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, और एक परिवर्तन करना। यदि हमें ज्ञात है कि अमुक शब्द पुल्लिंग है तो उसको स्त्रीलिंग क्या होगा, उसको स्त्रीलिंग में किस प्रकार से तब्दील किया जाएगा, या अमुक शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग है तो उसको पुल्लिंग में कैसे तब्दील करेंगे, तो वो चीजें अपन सीखने वाले हैं। जी, सबसे पहले बात करते हैं लिंग का निर्धारण। तो निर्धारण जो है वो हमेशा ध्यान रखना, वो सजीव और निर्जीव दोनों में की जा सकती है। सजीव प्लस निर्जीव दोनों में ही लिंग का निर्धारण संभव है। यानी जो प्राणीवाचक संज्ञाएं हैं और अप्राणीवाचक संज्ञाएं हैं, सब में लिंग का निर्धारण संभव है, किया जा सकता है। जैसे मैं अगर बात करता हूं शेरनी, ये प्राणीवाचक है तो हम कह सकते हैं भाई शेरनी क्या है, स्त्रीलिंग है, ये हमारा विवेक कहता है। जैसे पुस्तक, पुस्तक क्या अप्राणी है, निर्जीव है, वस्तु है, लेकिन उसमें भी लिंग का निर्धारण किया जा सकता है। तो सजीव और निर्जीव दोनों में लिंग का निर्धारण संभव है, दोनों में, ध्यान रखना, दोनों में निर्धारण संभव है, संभव है। लेकिन जब हम बात करते हैं परिवर्तन की, आगे डिटेल से समझेंगे, परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन केवल सजीव में संभव है, केवल सजीव में। जो सजीव होते हैं, जो प्राणीवाचक संज्ञाएं होती है, उनका ही परिवर्तन किया जा सकता है। अप्राणीवाचक संज्ञाओं का या निर्जीवों का परिवर्तन, लिंग परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर कहा जाए कि घोड़ा, या मैं कहूं गाय, कि गाय का पुल्लिंग क्या होगा, तो गाय क्या है, प्राणीवाचक, सजीव है, तो उसका परिवर्तन हम कर सकते हैं, पुल्लिंग में कर सकते हैं, गाय का बैल, घोड़ा का घोड़ी कर सकते हैं। परंतु अगर कह दिया जाए पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसका लिंग परिवर्तन करो, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अप्राणीवाचक संज्ञा है। तो दो बातें तो अपने बेसिक रूप से अपने को ध्यान रखनी है। लिंग का निर्धारण और परिवर्तन, निर्धारण सजीव और निर्जीव दोनों में संभव है, जबकि परिवर्तन जो है वो केवल सजीव में संभव है, निर्जीवों में लिंग का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हम निर्धारण कर सकते हैं अप्राणीवाचक संज्ञाओं में कि अमुक शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, लेकिन पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में और स्त्रीलिंग का पुल्लिंग में परिवर्तन नहीं होगा। किस में नहीं होगा? अप्राणीवाचक संज्ञाओं में परिवर्तन नहीं होगा। क्या है सर, आपका नाम क्या है? नाम भी बताएंगे भाई, अभी क्लास से जुड़ जाइए जी। तो दो बातें हमने बेसिकली समझ ली, लिंग का निर्धारण और लिंग का परिवर्तन। निर्धारण सजीव और निर्जीव दोनों में संभव है, लिंग का परिवर्तन जो केवल सजीव में संभव है। अब आगे की जो चर्चा करने वाले हैं वो लिंग का निर्धारण। तो ध्यान दीजिएगा, लिंग का निर्धारण कैसे करें। तो देखिए, पहला तो नियम है विवेक से करें, विवेक से करें। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, जिस वातावरण में हम अपने जो उम्र के वर्ष गुजार रहे हैं, उसमें रहते रहते हमारे आसपास के लोगों से, हमारे पड़ोसियों से, हमारे रिश्तेदारों से, पढ़ने से, किताबों से, हमारे सहपाठियों से, दोस्तों से,
उनके साथ रहते रहते हमारे अंदर खुद ब खुद एक ऐसा विवेक जागृत हो जाता है कि हम ये निर्धारण करना स्वतः सीख जाते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसके लिए किसी विशेष शिक्षा की या अलग से प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात तो विवेक से करें। अब दूसरी बात, सजीवों में तो विवेक से कर लेंगे कोई ना, जो सजीव है बताने की आवश्यकता नहीं है कि मक्खी क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, बताने की आवश्यकता नहीं है चिड़िया क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। लेकिन फिर भी हमें लिंग का निर्धारण जब विवेक से काम नहीं चले तब कैसे करना है उसको समझना है। अब जैसे मक्खी की बात करूं मैं, तो मक्खी जो है वो सजीव है, विवेक से हम उसको लिंग का निर्धारण भी कर सकेंगे, परंतु लिंग का परिवर्तन करना हो तो क्या करेंगे वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल निर्धारण के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, लिंग का निर्धारण करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं जो सजीव और निर्जीव दोनों में काम आएगी। कई बार सजीव संज्ञाएं भी ऐसी प्राणीवाचक संज्ञाएं भी ऐसी होती है जिनमें निर्धारण करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो निर्धारण करने के लिए तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आप तीन बातों को ध्यान रखोगे, उन तीन में से किसी एक को अप्लाई करोगे, काम हो जाएगा। एक को अगर एक कारगर नहीं होता है, दूसरे को आप लोग ट्राई करके देखें, दूसरा भी काम नहीं करता तो तीसरे को ट्राई करें। तीनों में से कोई एक जो है वो निश्चित रूप से लिंग का निर्धारण करने में हमारे लिए कारगर साबित होगा। तो पहला नियम क्या है, या मैं कहता हूं पहली ट्रिक क्या है, तो आप विशेषण से किसी भी संज्ञा या किसी भी शब्द का लिंग निर्धारण कर सकते हो, विशेषण से कर सकते हो। जैसे कोई शब्द हमारे पास है और उस शब्द का हमें लिंग पता नहीं है, तो उसके आगे आप एक विशेषण जोड़ दो, वो विशेषण हमें बताएगा कि अमुक शब्द जो है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने एक शब्द लिख दिया मक्खी, ठीक है, यहां मैंने लिख दिया मक्खी। अब ये मक्खी जो है चूंकि सजीव है, अभी हम निर्जीव की बात भी करेंगे, मक्खी, तो हम ये तो जानते हैं कि मक्खी जो प्राणी है या मक्खी जो प्रजाति है उसमें पुल्लिंग भी होते हैं और स्त्रीलिंग भी होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जैसे ये शब्द स्त्रीलिंग है तो फिर इसमें स्त्रीलिंग मतलब स्त्रीलिंग होगी पुल्लिंग होगी, नहीं, ऐसा तो है नहीं। हाँ, पुल्लिंग भी है स्त्रीलिंग भी है, क्योंकि अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग न हो तो संतति का विकास असंभव है। इसलिए यहां पर इस शब्द का निर्धारण करने के लिए यहां जो रिक्त स्थान दे रखा वहां कोई एक विशेषण रख के देख लो। आमतौर पर कोई आपको ज्यादा लंबा चौड़ा विशेषण नहीं रखना है, कोई भ्रम उत्पन्न करने वाला या आपको जटिलता प्रदान करने वाला विशेषण नहीं रखना है। अच्छा बुरा इस सामान्य विशेषण रख के देख लो। तो जैसे मैंने यहां रखा अच्छा मक्खी, देखो प्रतीत हो रहा है कि अच्छा मक्खी या अच्छी मक्खी या अच्छा मक्खी। खुद देखिए, हमारा विवेक कहेगा कि अच्छी हो सकती है, अच्छा नहीं हो सकता। जब अच्छी है तो ये यहां पर हमने विशेषण कौन सा लगाया, स्त्रीलिंग, तो यहां पर ये शब्द भी क्या हुआ, स्त्रीलिंग। नो डाउट, बस सिंपल बात है। जैसे मैं शब्द लेता हूं पुस्तक, अब इस पुस्तक का लिंग निर्धारण करना ये निर्जीव है, ये प्राणीवाचक का देख लिया, अप्राणीवाचक का रट्टा नहीं मारना है। व्याकरण में खूब सारा दे रखा है, ये नदियों के नाम जो है ये स्त्रीलिंग में रख लेना, ये पहाड़ों के नाम पुल्लिंग में रख लेना, ये फला बहुत कंफ्यूज पैदा करता है। इतनी सारी चीजें जो है वो याद रखने में भी असुविधा होती है। तो आप इस नियम को देखोगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। पुस्तक, अब पुस्तक शब्द का हमें लिंग निर्धारण करना है, तो यहां रखो अच्छी पुस्तक या अच्छा पुस्तक। अच्छी है तो पुस्तक स्त्रीलिंग हो गया। इसी प्रकार से मैंने एक शब्द लिखा ग्रंथ। अब ग्रंथ शब्द के विषय में अगर हमें निर्धारण करना है तो इसके साथ आप कोई भी विशेषण रख लीजिए, अच्छा ग्रंथ या अच्छी ग्रंथ। अच्छी नहीं होगा, अब होगा अच्छा होगा, तो ग्रंथ शब्द जो है वो क्या होगा, वो हो जाएगा पुल्लिंग। पुस्तक स्त्रीलिंग है और ग्रंथ पुल्लिंग है। तो पहला जो हमारा नियम है वो विशेषण से हम
किसी भी शब्द का, किसी भी संज्ञा का लिंग निर्धारण कर सकते हैं। ये एक सामान्य सी ट्रिक है। नंबर 2, 3 बातें मैंने आपको नंबर 3 क्रिया से, क्रिया से भी हम लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। किसी भी शब्द में अगर लिंग का निर्धारण करना, उस शब्द को लो, उस शब्द से शुरू करके एक वाक्य बना दो। उस वाक्य में प्रयुक्त होने वाली क्रिया हमें बताएगी कि अमुक शब्द पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। जैसे मैंने शब्द लिख दिया फूल, फूल। अब ये फूल पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो इसकी अगर हमें जानकारी करनी है तो एक वाक्य बनाते हैं, फूल खिल गया, फूल खिल गया, या फूल खिल गई। 2 वाक्य हमने बना दिए, फूल खिल गया या फूल खिल गई। आप खुद देखो, फूल खिल गया न कि फूल खिल गई, ये गलत है, ये सही है। तो ये जो क्रिया आई है खिल गया, ये जो क्रिया आई है, ये क्रिया बताएगी कि फूल क्या है, फूल है पुल्लिंग। इसी प्रकार से किताब, किताब शब्द का लिंग निर्धारण करना है तो किताब शब्द को लो और एक वाक्य बना दो, किताब फट गई। कोई भी वाक्य बना सकते हो, जरूरत नहीं है, ऐसी जरूरी नहीं है कि आप यही वाक्य बनाओ, आपके दिमाग में जो वाक्य, लेकिन वाक्य छोटा सा होना चाहिए। ज़्यादा लंबा चौड़ा वाक्य बना दोगे तो आप अपने ही ट्रिक में फंस जाओगे। इसलिए छोटा सा वाक्य बनाओ जिसमें हमारा काम हो जाए, किताब फट गई या फिर किताब रखी है या किताब रखा है या किताब फट गया। फट गया नहीं होगा, फट गई होगा, रखा है नहीं होगा, रखी है। तो यहाँ पर किताब क्या हो जाएगा, किताब यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो पहली बात हमने देखी विशेषण से, दूसरी बात देखी हमने क्रिया से, और तीसरी और अंतिम जो बात है वो है परसर्ग से। परसर्ग से, परसर्ग मतलब कारक चिन्ह से। कारक चिन्ह से भी हम किसी भी शब्द का लिंग निर्धारण कर सकते हैं। आपको तीनों ट्रिक एक साथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, किसी एक ट्रिक को आप यूज में लीजिए, हमारा काम बन जाएगा, हो जाएगा। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, पुस्तक शब्द की बात कर रहा था, तो यहां देखिए पुस्तक। अब मैं यहां पे एक वाक्य बनाता हूं, राम की पुस्तक, ये लो की। ये प्रसर्ग राम के साथ लगा हुआ है, लेकिन ये विशेषता किसकी बताएगा, ये लिंग निर्धारण किसका करेगा, पुस्तक का। यहां पे अगर मैं इसका लिंग चेंज करता हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सीता की पुस्तक, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां राम है तब भी की, सीता है तब भी की। इसका मतलब ये कि जो की है वो इसकी विशेषता बता रहा है, पुस्तक का लिंग निर्धारण करने में सहयोग कर रहा है। क्योंकि यहां की आया है तो पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर मैं यहां पे बात करता बाजार, बाजार, तो आप खुद देखिए, बाजार का लिंग निर्धारण करना है, परसर्ग से करना है। तो आप देखिएगा, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे चूड़ियों का बाजार, चूड़ियों का बाजार, ये लो। आप देखो चूड़ियों की बाजार होगा या चूड़ियों का बाजार होगा, चूड़ियों का, और का आएगा तो फिर बाजार क्या है, बाजार हो जाएगा पुल्लिंग। तो इस प्रकार से हमने देखा है, क्या देखा है, लिंग का निर्धारण कैसे करना है। सबसे पहले तो विवेक से करें, और विवेक से सजीवों का जो लिंग निर्धारण करना होता है वो हम विवेक से कर देते हैं, लेकिन निर्जीवों के लिए हमें इस ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। तो विवेक से करें। दूसरा निर्धारण करने के लिए पहला है आप विशेषण से, विशेषण से लिंग निर्धारण कर सकते हैं। विशेषण के अलावा और किससे कर सकते हैं जी, और क्रिया से कर सकते हैं। और किससे कर सकते हैं जी, और हम परसर्ग से या कारक चिन्ह से कर सकते हैं। तो अब आज की क्लास में हम इतनी चर्चा करेंगे, समय को थोड़ा ध्यान में रखते हुए। लिंग परिवर्तन की जो क्लास है वो अपनी अगली क्लास होगी। आज की क्लास में हमने लिंग निर्धारण की बात की, लिंग निर्धारण की बात की आज की क्लास में। ये परिवर्तन, लिंग का परिवर्तन कैसे करते हैं, मतलब पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में और स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग में कैसे तब्दील करते हैं, इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। समय को ध्यान में रखते हुए जाना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।